हेलो एवरीवन। आज हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी और इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब ये चैप्टर शुरू होता है एक लड़के की जर्नी से। ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग में। जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो वो खिड़की के पास बैठा है और वो ये देख रहा है कि पेड़ और घर पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो उसके अंकल उससे पूछते हैं कि डू यू नो द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। ट्रेनों का इस्तेमाल 150 साल पहले से शुरू हुआ है और दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स अगो, और बसेस का इस्तेमाल कुछ दशक पहले शुरू हुआ है। तो शार्ट सोचता है कि जब ये सुविधाएं नहीं थी ट्रेन की और बस की, तो क्या लोग ट्रैवल नहीं करते थे एक जगह से दूसरी जगह? वो अपनी लाइफ क्या एक जगह रहकर बिताते थे जहाँ वो पैदा हुए हैं? तो इस चैप्टर को समझते हैं कि अर्लीस्ट पीपल, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हम मनुष्य जीवन के बारे में 20 लाख साल पहले तक का जानते हैं। Today we describe them as hunter gatherers, और उन्हें हम hunter gatherers के नाम से आज जानते हैं। The name comes from the way in which they got their food. ये नाम उन्हें उनके खाना ढूंढने के हिसाब से रखा गया। Generally they hunted wild animals, caught fish, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो वो कैसे अपना खाना इकट्ठा करते थे? वो जानवरों को मार के, मछलियों को पकड़ के, चिड़ियों को पकड़ के और फल इकट्ठा करके, जड़ें इकट्ठा करके एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से अपना भोजन यापन करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें खाने की तलाश होती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। बहुत सारे कारण की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all available plant and animal resources. अगर वो एक जगह रहते तो वो उस जगह में रहने वाले सारे पेड़ पौधे और जानवरों को खा जाते। Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. और फिर उन्हें दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना पड़ता। दूसरा रीज़न ये है, animals move from place to place either in search of small prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. जो जानवर होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए, या जो वाइल्ड कैटल्स होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, वो घास और पत्तियों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसीलिए जो उन्हें हंट करते थे, जो मनुष्य उन्हें हंट करते थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। थर्ड, plants and trees bear fruits in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. जैसे कि हमें पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो फल सीजनली प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आम उगते हैं और सर्दियों में हमें अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। तो मौसम की वजह से भी जो मनुष्य होता था वो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चौथा कारण ये है उनके मूवमेंट का, मनुष्य के मूवमेंट का, कि मनुष्य, पौधे और जानवरों तीनों को पानी की आवश्यकता होती है। और पानी कहाँ मिलता है? पानी मिलता है तालाब में, स्ट्रीम्स में, बहती हुई नदियों में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। हालांकि बहुत सी रिवर्स थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो करती हैं, पेरिनियल होती हैं। अदर्स आर सीजनल। और कुछ नदी और तालाब जो होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, सीजनल होते हैं, उनका पानी सूख जाता है। तो जब नदियों का पानी सूख जाएगा तो उनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब तक हमने 4 कारण देख लिए अर्ली ह्यूमंस के मूवमेंट के। हम इन लोगों के बारे में कैसे पता लगा पा रहे हैं आज के टाइम पे? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, जो पुराने अवशेषों को स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए एक्सकवेट करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो उन्हें कुछ चीज़ें मिली जो हंटर गैदरर्स इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उसे बनाया था। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स। ये माना जाता है कि जो वो टूल्स इस्तेमाल करते थे वो पत्थर के होते थे, लकड़ी के बने होते थे और हड्डियों के बने हुए होते थे, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। जिसमें से जो पत्थर के टूल्स थे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए वक्त के साथ। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इसमें से कुछ स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे मीट और बोन को कट करने के लिए, बार्क को स्क्रेप करने के लिए और हाइड को कट करने के लिए। जैसे कि जो वो स्किन
एनिमल स्किन से जो बनाते थे अपनी बॉडी में पहनने के लिए, उसको कट करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को कट करने के लिए। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन्स, कुछ जो स्टोन होते थे वो हड्डियों के हैंडल बना दिए जाते होंगे, और वुड और लकड़ी के, टू मेक स्पेयर्स एंड एरोस, भाला और त्रिशूल बनाने के लिए ताकि वो हंटिंग कर पाए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, बाकी टूल्स यूज किए जाते थे लकड़ी को चॉप करने के लिए ताकि उससे आग जलाई जा सके। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ियों का प्रयोग होता था झोपड़ी बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। यहाँ पर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल दिखाया गया है। अगर हम लेफ्ट में देखें तो डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, पत्थर का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है ताकि जो खाने वाले रूट्स हैं उनको निकाला जा सके। उसके बाद राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यहाँ पर एनिमल की स्किन को क्लोथ बनाया जा रहा है स्टिचिंग करके विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल। अब यहाँ पर मैप में देखिएगा, जितनी भी रेड ट्राइंगल वाली साइट्स हैं वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर एंड गैदरर्स के अवशेष और एविडेंस देखने को मिले हैं, जैसे कि भीमबेटका, हुंस्की और कुरनूल केव्स में हंटर गैदरर्स के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। और ये जो साइट्स हैं आप देखेंगे, अगर आप इस साइट्स को गौर से देखें तो ये वाटर रिसोर्सेज के पास है, यानी कि जो हंटर गैदरर्स थे वो पानी के करीब रहना पसंद करते थे, क्योंकि जहाँ पर जल होगा वहाँ पर जीवन होगा, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर हरियाली होगी, जहाँ हरियाली होगी वहाँ जानवर होंगे, पेड़ पौधे होंगे। तो ये रीज़न माना जा सकता है, हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हंटर गैदरर्स वाटर रिसोर्सेज के पास इसलिए रहते थे, और ये साइट्स हमें डिस्कवर करती हुई मिली है। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. जैसे कि जो हंटर गैदरर्स थे उनके लिए ये पत्थर के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उनको फाइन क्वालिटी के पत्थर मिले। भीमबेटका जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, ये एक ओल्ड साइट है केव्स और रॉक शेल्टर्स की। यहाँ पर रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, लोगों ने इस जगह को चुना होगा क्योंकि ये शेल्टर प्रोवाइड करती है बारिश से, गर्मी से और हवा से। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये भी रीज़न है कि ये नर्मदा वैली के काफ़ी क्लोज है। और यहाँ की गुफाओं में जो लोग रहते थे उन्होंने यहाँ की वॉल्स पे पेंटिंग करी है, कुछ ऐसी पेंटिंग आप देख सकते हैं भीमबेटका के केव में। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। इसमें आप इन पेंटिंग्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखने को मिलेंगे, और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही स्किलफुली इसे बनाया गया है। सबसे पहले आइए भीमबेटका को लोकेट करते हैं मध्य प्रदेश में। फिर से देखिए, ये है भीमबेटका विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ये है भीमबेटका। साइट्स क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो जगहें हैं जहाँ पर हमें पुराने लोगों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अवशेष में क्या हो सकता है? उनके टूल्स जो वो इस्तेमाल करते होंगे, घड़े देखने को हमें मिले हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह भी देखने को मिली हैं। साइट्स ऐसी जगहें होती। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। इन्हें लोगों ने बनाया और उसके बाद इस्तेमाल करके वहीं छोड़ दिया। दे मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और ये जो रिमेन्स हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? साइट्स पे। साइट्स के मे बी सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगे, कभी कभी ये ज़मीन के नीचे से भी मिलते हैं, और कभी कभी पानी के अंदर भी ये अवशेष, एविडेंस, रिमेन्स देखने को मिलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। हंटर गैदरर्स को आग के बारे में क्या पता था? ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता था? तो ट्रेसेस मिले हैं ऐश के, राख के, कुरनूल केव्स में। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, हंटर गैदरर्स थे, उन्हें आग को जलाना आता था, आग का इस्तेमाल करना आता था। अब वो आग को कैसे इस्तेमाल करते थे? फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। आग को कई तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा, ये माना जाता है। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो होती नहीं थी, लाइफ पूरी तरीके से नेचुरली अर्ली ह्यूमंस बिताते थे, तो सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करती होगी आग। फिर
मीट को रोस्ट करने के लिए और जंगली जानवरों को डरा के भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्थ के इन्वायरमेंट के हिसाब से और ह्यूमंस के डेवलपमेंट के हिसाब से टाइम को बांट दिया है। जो सबसे पुराने लोग थे और जो सबसे पुराना पीरियड है उसे कहते हैं पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से जुड़ के बनता है। पहला है पेलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, स्टोन यानी पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। अब यहाँ पर पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल होते हुए हमें पहली बार दिखा है इस टाइम पीरियड में, जो है पैलियोलिथिक। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ है और 12,000 साल पहले तक था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ह्यूमंस का, उसको भी 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो ये जो स्पैन है ये 99% कवर करता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो काफ़ी ठंडा माना जाता है। उसके बाद जब धरती गर्म होने लगी, एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिले, तो वो पीरियड शुरू होता है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, और इस पीरियड को कहा जाता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक यानी मेसो मीन्स मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। पैलियोलिथिक पीरियड में जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो काफ़ी बड़े बड़े टूल्स थे, वो फाइन नहीं थे और उनका शेप काफ़ी बड़ा हुआ करता था। पर मेसोलिथिक पीरियड आते आते अब हमें स्टोन टूल्स क्या दिख रहे हैं, छोटे देखने को मिल रहे हैं, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और इस टाइम के जो स्टोन्स हैं उनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। वो छोटे पत्थर हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। सॉज एंड सिकल्स बनाने के लिए माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल किया गया। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। और इसी समय में जो पैलियोलिथिक के टाइम पे टूल्स थे, इस्तेमाल हो रहे थे, वो हमें मेसोलिथिक में भी इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई है और जो ह्यूमंस हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि छोटी चीज़ें किसी भी चीज़ को आसानी से काट पाएंगी, तो वो अपने टूल्स को शार्प करते हुए दिख रहे हैं और छोटे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, छोटे पत्थरों को एक्चुअली इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज न्यूलिथिक। अब जो 10,000 साल पहले काल शुरू हुआ उसे कहा जाता है न्यूलिथिक। न्यू का मतलब होता है न्यू। 12,000 साल पहले जब मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमने मेजर चेंजेस देखे क्लाइमेट में ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। अब क्या हो गया, पैलियोलिथिक में आइस एज चल रही थी, अब 12,000 साल पहले धरती गर्म होती हुई दिखती है। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इसकी वजह से हमें ग्रासलैंड डेवलप होते हुए दिखते हैं। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेयर। अब ग्रासलैंड बढ़ेंगे तो जानवरों की भी संख्या बढ़ जाएगी, जैसे डेयर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल एक्सेट्रा। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जानवर घास पे सर्वाइव करते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो इन जानवरों को हंट करते थे अब वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और उनके खाने की हैबिट को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो कब ब्रीड करते हैं, कौन से सीजन में, इस चीज़ को सीख रहे हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। ये एक रीज़न हो सकता है कि लोगों ने सीखा क्योंकि उन्होंने उनकी फूड हैबिट्स को लर्न किया और वो कौन से सीजन में ब्रीड कर रहे हैं, तो इससे उन्होंने शायद हर्डिंग और उनको पालने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब फार्मिंग कहाँ से शुरू होती है और हर्डिंग कहाँ से शुरू होती है? वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अभी क्या हुआ है, ये वो समय है जब बार्ली, चावल जैसे वीट, ये सब क्या हुआ, नेचुरली ग्रो किए सब कॉन्टिनेंट में। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो। अब उस टाइम की महिला, पुरुष और बच्चों ने इनको कलेक्ट किया होगा, इन ग्रेन्स को कलेक्ट किया होगा और फिर ये सीखा होगा कि ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं।
एंड व्हेन दे रिपेंट, और ये कब पकते हैं, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसी वजह से उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना सीखा होगा। इन दिस वे, इसी तरीके से लोग फार्मर्स बन गए होंगे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, और लोगों ने पशुपालन भी ऐसे ही शुरू किया होगा। जब उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना सीखा होगा, उसके बाद उन्होंने जानवरों के लिए खाना छोड़ा होगा, प्रॉबेबली अपने शेल्टर के बाहर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ये माना जाता है कि जो पहला एनिमल जिसको पाला गया वो एक वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का। लेटर पीपल इंकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव, और उसके बाद ऐसे और जानवरों को पाला गया होगा जो खतरा ना हो इंसानों के लिए। दीज एनिमल्स सच एज अ शीप, गोट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। तो ऐसे जो जानवर जो झुंड में रहते थे, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, पिग हो गए, तो इनकी भी क्या करनी शुरू कर दी, अर्ली ह्यूमंस ने इनको भी पालना शुरू कर दिया। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। और जो जंगली जानवर होते थे उनसे ऐसे जानवरों को अर्ली ह्यूमंस बचाया करते थे, और इसी वजह से हम उन्हें चरवाहा बनते हुए देखते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग पौधे उगाया करते थे और जानवरों को देखा करते थे। ऐसा कई बार देखा गया कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस दौर में जिन प्लांट्स और जिन एनिमल्स को पाला जाता था वो वाइल्ड एनिमल्स से अलग हो जाते थे। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ये इसलिए होता था कि लोग प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए, पशुपालन के लिए या कल्टीवेशन के लिए प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। और अर्ली ह्यूमंस ऐसे प्लांट्स को और ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जिनसे बीमारी का खतरा ना हो। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और वो ऐसे पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े अनाज मिले, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और जिनकी डंठल स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग हो, केपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन, और वो पके हुए अनाज का बोझ उठा सके। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। और ऐसे पौधों के बीजों को वो प्रिजर्व करते थे और उन्हें दोबारा उगाने के लिए बोते थे ताकि सेम क्वालिटीज के प्लांट्स दोबारा मिल सके। वो अच्छे पौधों के बीजों को सिलेक्ट करते थे और उन्हें प्रिजर्व करते थे और दोबारा उन्हें बो देते थे, दोबारा उन्हें बो देते थे। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. और रिप्रोडक्शन के लिए वो ऐसे जानवर चुनते थे जो जेंटल हो नेचर में, जो अग्रेसिव ना हो और इंसानों पर अटैक ना करे। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. और स्टेप बाय स्टेप क्या होता हुआ दिखता है, डोमेस्टिकेशन की वजह से ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स से हमें अलग होते हुए दिखते हैं, हमें वो डिफरेंट दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो जानवरों का पशुपालन होता है और जो जानवर हमें जंगलों में देखने मिलते हैं उनमें एक ये डिसिमिलैरिटी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं उनके दांत कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और उनकी सींगें भी छोटी होती हैं। और अगर आप जंगली जानवरों को देखें तो उनकी सींगें भी बड़ी होती हैं और उनके दांत भी काफ़ी वाइल्ड होते हैं। ये एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ है वाइल्ड पिग का और एक डोमेस्टिकेटेड पिग के टीथ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोमेस्टिकेटेड पिग के टीथ है और ये जो है बड़े वाले ये वाइल्ड पिग के टीथ हैं। इसमें कितनी सारी डिसिमिलैरिटी है आप देख सकते हैं। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. पशुपालन और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था, धीमे धीमे ये प्रोसेस हुआ और दुनिया के सारे पार्ट्स में फिर ये होता हुआ हमें दिखता है। इट बिगैन अबाउट 12,000 years ago. डोमेस्टिकेशन की शुरुआत 12,000 साल पहले होती हुई दिखती है। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस that we use as food today is a result of domestication. यही पशुपालन और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें आसपास जो भी आज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखने को मिलते हैं फॉर फूड प्रोड्यूस एंड जो भी हम फार्मिंग होते हुए देखते हैं वो इसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली।
जो सबसे पहले कल्टिवेटेड किए हुए दो प्लांट्स हैं वो है गेहूं और जौ के. एज वी हैव read about it earlier as well. The earliest domesticated animals include sheep and goat. और जो दो जानवर जिनका सबसे पहले पशुपालन हुआ वो है sheep and goat. Domestication क्यों होता है? For food production, as we all know. Now let's look at the next topic. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर जब हम बीज बोते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है उगने में. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज. बीज को उगने में, पौधा बनने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ केसेस में सालों भी लग जाते हैं. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. पहले हमने चैप्टर में किसकी बात करी? चरवाहों की बात करी. अब हम बात कर रहे हैं फार्मिंग की. अब जब यहाँ फार्मिंग की बात हो रही है, कल्टीवेशन की बात हो रही है, इट मीन्स कि लोगों को एक जगह पे ज़्यादा समय के लिए रहना पड़ता होगा फॉर द रिजल्ट. लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स. उस पौधे की देखभाल के लिए वहाँ रुकना पड़ता होगा, उसे पानी देने के लिए, आसपास जो अनवांटेड ग्रास है उसे हटाने के लिए और जानवरों को और चिड़ियों को वहाँ से भगाने के लिए, तब तक जब तक कि वो अनाज पक ना जाए. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली. उसके बाद उस अनाज को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, केयरफुली इस्तेमाल करना होगा. जैसे कि एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड. खाने को, उस अनाज को एज अ फूड भी यूज करना है और स्टोर करना है एज अ सीड, ताकि उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी के सीड होंगे उसको दोबारा सो करने के लिए रखना पड़ता होगा. पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. अब उस जमाने में 12,000 साल पहले लोगों को अगर ये सीड स्टोर करने हैं तो उसके तरीके भी सोचने पड़ते होंगे. इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स. तो उस जमाने में वो उसे मट्टी के पॉट में रखते थे या टोकरियों में रखते थे जो फूड होता था या सीड होती थी सो करने के लिए, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और वो गड्ढे भी खोदते थे खाना रखने के लिए और उसमें सीड्स रखने के लिए. रेयरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. तो जानवर जो होते हैं वो कुदरती तौर पर मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर उनकी देखभाल की जाए तो वो मिल्क का भी प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और ये एक सोर्स ऑफ फूड है. और अगर हम उनको रेयर करते हैं, उनका पशु पालन करते हैं, तो उनसे मीट भी मिलता है जब उसकी ज़रूरत हो. दूसरे शब्दों में कहे तो जिन जानवरों का पशुपालन होता है वो एक तरीके से स्टोर ऑफ फूड होते हैं. अगर आप बात करें तो अर्लीस्ट फार्मर्स की और हर्डर्स की, तो यहाँ पर मैप में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पर इस बुक में अगर आप देखेंगे ब्लू स्क्वायर से टिक है, वहाँ पर अर्लीस्ट फार्मर्स एंड हमें हर्डर्स देखने को मिलते हैं. ये वो साइट्स हैं. नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें बुर्ज़ाहोम, मेहरगढ़, ये न्यूलिथिक साइट्स भी हैं. और न्यूलिथिक में क्या हो रहा था? हर्डिंग एंड फार्मिंग हो रही थी. तो ये साइट्स हैं, आप देख सकते हैं. चिरांद, दाऊजली, हर्डिंग, आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, कोदिहवा, महागरा, एंड इन साउथ यू कैन सी हल्लूर, पयमपल्ली. These are the sites where earliest farmers and herders are found. How? Through the process of excavation and exploration, archaeologists have found evidence for earliest farmers and herders. So now let's look into the topic again. Okay. So how those scientists have found that these sites were settlements of farmers and herders? उन्होंने क्या किया ऐसा? तो साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स. कैसे पता करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे? तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स को स्टडी करते हैं और उसके आधार पे बताते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कैसे लोग रह रहे थे और वो इन जानवरों और पौधों के साथ क्या कर रहे थे. तो हमें पता चला कि डोमेस्टिकेशन हो रही थी वहाँ पर 12,000 साल पहले. तो ये वो प्रोसेस है, यहाँ से हमें समझ में आता है. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन. सबसे एक्साइटिंग जो खोज है वो है जले हुए अनाज, बचे हुए जले हुए अनाज. These may have been burnt accidentally or on purpose. इन्हें शायद गलती से जला दिया गया होगा या पर्पसफुली जलाया गया होगा.
Scientists can identify these grains and so we know the number of crops were grown in different parts of the subcontinent. साइंटिस्ट इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं, तो इस वजह से हम ये जान पाए हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और वो अलग अलग जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं. अब बात करें अगर सेटल्ड लाइफ की, क्योंकि यहाँ फार्मिंग हो रही है तो एक जगह पे अब जो अर्ली ह्यूमन्स है रुक कर सेटल हो रहे हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो, बट दे आर सेटलिंग हियर. तो ये कैसे हमें पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ट्रेसेस देखे हैं हट्स के, घरों के कुछ साइट्स पे इस सब कॉन्टिनेंट पे. फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़ाहोम, ये प्रेजेंट डे कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. बुर्ज़ाहोम में लोग गड्ढा करके उसके ऊपर घर बना रहे थे. मतलब पार्शियली घर गड्ढे के अंदर था और पार्शियली ऊपर था. मतलब उसकी जो छत थी वो ग्राउंड के ऊपर थी, पर जो उसकी मतलब सरफेस था वो गड्ढे में था. ऐसे घर बना रहे थे, और उसके जो स्टेप्स थे वो ग्राउंड की तरफ जा रहे थे. घर के जो स्टेप्स थे, जीने थे. देन these may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts. ऐसे वो जो घर बना रहे थे गड्ढे में, वो शेल्टर के लिए बना रहे होंगे ताकि वो सर्दी से बच सके. और आर्कियोलॉजिस्ट को मट्टी के चूल्हे भी मिले हैं इस घर के आसपास, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. विच सजेस्ट, जिसका मतलब ये है डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मौसम के आधार पे कुकिंग होती थी इंडोर एंड आउटडोर. जब गर्मी होती होगी तो लोग बाहर आके खाना पकाते होंगे, और जब सर्दी होगी तो घर के अंदर खाना पकाते होंगे. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक. कुछ पत्थर के टूल्स भी मिले हैं इन साइट्स पर से, लेकिन क्या डिफरेंट है, ये पैलियोलिथिक से थोड़े से अलग हैं, थोड़े से ज़्यादा फाइन है, पॉलिश्ड हैं. दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce. अब यहाँ पर सीलबट्टा भी देखने को मिला है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए. mortars and pestles are used for grinding grain even today. और आज भी सीलबट्टे का इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल हजारों साल से हो रहा है. At the same time, tools of Paleolithic type continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones. पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे, जो साइज में कंपैरिजन में बड़े थे, वो न्यूलिथिक में भी इस्तेमाल हो रहे थे. लेकिन न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक का डिफरेंस ये है कि न्यूलिथिक में और नए तरीके के और शार्प और पॉलिश्ड टूल्स इंट्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं. ये कुछ स्टोन्स हैं, न्यू स्टोन टूल्स ऑफ न्यूलिथिक एज. मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. मट्टी के घड़े भी मिले हैं इन जगहों से. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. इन्हें कभी डेकोरेट भी किया जाता था और ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे. पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. लोगों ने घड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कुकिंग के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस. चावल पकाने के लिए, गेहूं पकाने के लिए, दाल पकाने के लिए मट्टी के घड़ों का इस्तेमाल होते हुए हमें यहाँ पर दिखता है. बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ. इसके अलावा वो कपड़े सिलते हुए दिखे, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करने लगे. फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. अब यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है फॉर क्लोथिंग मटेरियल इन न्यूलिथिक पीरियड. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या सब जगह चेंजेस आते हुए हमें दिखे? नहीं. क्या सब जगह एक जैसे टूल्स इस्तेमाल होने लगे? क्या सब जगह फार्मिंग होने लगी, पशुपालन होने लगा सब कॉन्टिनेंट में? तो नहीं. अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पीरियड को फॉलो किया जा रहा था. कहीं पर शार्प स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो कहीं पर अभी भी हंटिंग और गैदरिंग हो रही थी. इन मेनी एरियाज men and women still continued to hunt and gather food, as I have said. कुछ एरिया में अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही थी, जबकि कुछ जगह पे फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी. लोग घर बना के उसमें रहने लगे थे. अब हमें यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं, पर उसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है? उसी टाइम पीरियड में हमें अलग अलग जगह पे हंटर गैदरर्स भी दिख रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल 100 years. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. इसके अलावा लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे. कभी लोग फार्मिंग करते होंगे, फिर उसे छोड़ के हंटिंग गैदरिंग पे निकल जाते होंगे. तो ये सीजनल था कुछ लोगों के लिए. लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़.
दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन. नाउ लेट्स लोकेट मेहरगढ़. इससे पहले मैंने आपको बुरज़ाहोम की का भी नहीं दिखाया था मैप में. बुरज़ाहोम वही साइट जहाँ अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि लाइफ सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है. ये कश्मीर के पास है और यहाँ पर हमें पिट हाउसेस देखने को मिलते हैं. तो लेट्स सी इन द मैप. दिस इज बुरज़ाहोम जहाँ पर हमें पिट हाउसेस देखने को मिले. अब बात करते हैं मेहरगढ़ की. मेहरगढ़ जो है बोलन पास के पास में है और ये एक रूट है ईरान तक जाने का. मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट. ये माना जाता है मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पर जौ और गेहूं की खेती पहली बार होती हुई दिखी है. एंड रेयर शीप एंड गोट्स. और यहीं पर पशुपालन भी होता हुआ हमें दिखा है. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट. ये पुराने गांव में से एक गांव है जो हमें देखने को मिलता है. एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड. इस मेहरगढ़ साइट पे हमें जानवरों की हड्डियां मिली, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग. हिरन, जंगली हिरन और जंगली पिग की हमें हड्डियां देखने को मिलती है मेहरगढ़ साइट में. एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड. और इसी जगह पे हमें भेड़ बकरियों की भी हड्डियां देखने को मिलती हैं. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज. और मेहरगढ़ में हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के घर देखने को मिलते हैं. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. और यहाँ पर जो घर होते थे उनमें 4 या 4 से अधिक कंपार्टमेंट यानी रूम देखने को मिलते थे. और ऐसा माना जाता है इनमें से जो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट होते थे, रूम्स होते थे, उन्हें एज स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता होगा. ये एक घर है, आप देख सकते हैं, जो एक्सकवेट किया गया था मेहरगढ़ में. दिस इज वन ऑफ दैट. ओके, अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़. नाउ यहाँ पर मेहरगढ़ साइट में एक कब्र देखने को आपको मिलेगी. दिस इज दैट ब्यूरियल जहाँ पर एक आदमी को 2 बकरियों के साथ दफनाया गया है. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. जब लोग गुजर जाते हैं तो उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं. लोग उनको देखते हैं इस यकीन के साथ, इस बिलीफ के साथ कि शायद मौत के बाद जिंदगी होगी. ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट. और दफनाना उनमें से एक अरेंजमेंट है. सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. तो हमें क्या पता चलता है कि मेहरगढ़ में जो कब्रें मिली हैं इससे हमें पता चलता है कि लोग उस वक्त लोगों को दफनाया करते थे. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरीड विथ गोड्स. एक एग्जाम्पल अभी हमने उसका डायग्राम देखा यहाँ पर, जहाँ पर एक इंसान को 2 गोड्स के साथ दफनाया गया था, विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. 2 बकरियों के साथ दफनाने का क्या मकसद होगा? इस ब्यूरियल से हम ये मान सकते हैं कि इन 2 गोड्स को इसलिए दफनाया गया होगा ताकि दूसरी दुनिया में या दूसरी जिंदगी में वो इंसान इन गोड्स को खा सके. So this is all for this chapter. Next, we will continue with chapter 3 of History Class 6 NCERT. And इस चैप्टर में हमने क्या समझाएगा? हमने यहाँ पर पेलियोलिथिक एज के बारे में जाना, मेसोलिथिक के बारे में जाना और न्यूलिथिक के बारे में काफ़ी कुछ जाना.